ऋण कृत्वा घृत पीवेत, मतलब कर्जा करो और घी पियो। ये उस वाली कैटेगरी है, कर्ज करे जाओ, घी पिए जाओ और मजे से सो जाओ, ताकि कर्जदार जब मांगने आए डंडा बजाए तो तुमने घी पी के अपनी शरीर मजबूत कर रखा होगा कि चलो भाई हमारे पे डंडों का असर नहीं होगा। रही बात अमेरिका के, खर्चे कम करो ना, लपेटो केले के पत्ते और चलो जंगलों में वापस खोद के खाओ कंदमूल और बात खत्म, छुट्टी। महंगाई तो हमको नहीं लग रही है, महंगाई बढ़ी है, क्योंकि खुद किसी 15,000 थी बढ़ के 20,000 हो गई, लेकिन खर्चा 22,000 पहुंच गया उसका। कर्जा ले लेके जीडीपी बढ़ाना मेरी नज़र में तो कोई अकलमंदी नहीं है साहब। हो सकता है मैं दोनों के दोनों जिसे कहते हैं ना थूक के चाटने वाले, दोनों के दोनों वो है। अच्छा, अभी 24 में क्या लग रहा है कि जो पार्टी अभी सत्ता में है वो वापसी कर रही है, ये जाने वाले हैं? जाने वाले हैं, वो फ्लाट उनकी साफ दिख रही है। उस फ्लाट को छुपाने के लिए उन्होंने अपने सारे हथियार चल चुके हैं। उनके सारे हथियार चलने के बावजूद भी उनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली वो अपने ईडी को लेके आए, सीबीआई को लेके आए कि विपक्ष के नेताओं पर छापे डाल के उन्हें अंदर कर दिया जाए, उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाए और परसेप्शन ऐसा फैला दिया जाए, लोगों में भ्रम ऐसा फैला दिया जाए कि सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं और ये गलत है। और जो उन्होंने दूसरा नैरेटिव अपना मीडिया चैनल्स के थ्रू चलाना शुरू कर दिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो अल्टीमेटली वो इसी तरह से अगर करेंगे तो इस तरह से 400 पार करेंगे। विपक्ष को सारे को जेल में डाल के 400 पार करेंगे क्या? वो चाहते ही नहीं कि विपक्ष हो, जबकि तो विपक्ष भी सर इकट्ठा कहाँ है? विपक्ष को देखिए तो सब बिखरे हुए। उधर ममता बनर्जी कह रही है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम मतलब करीब अलग ही चुनाव लड़ेंगे। कैसे क्या होगा? बिल्कुल जायज़ बात है। मैं आपसे बात पलट के सवाल करता हूँ। अरविंद जी को आज 5वीं बार समन आया ईडी का। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनको समन जा चुका। उनके जो एमएलए हैं उनको समन जा चुका। पूछताछ करने गई थी जब टीम बाकायदा मार पिटाई भी हुई थी, आपने देखा होगा। उसके बाद उनके वहाँ के पार्षद थे, उनसे पूछताछ करने ईडी की टीम पहुंची है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ जहाँ जो भी गठबंधन के पक्ष में बयान देता है अगले दिन ही उसके घर ईडी पहुँच जाती है। अजीत पवार, वो शरद पवार जी के पोते हैं, उन्होंने बयान दिया था सिर्फ एक कि हाँ जी हम इस तरह से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा का स्वागत करेंगे मुंबई में। अगले दिन ही उनके 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो गई और उन्हें अभी फिर दोबारा से समन भेज दिया गया है। और अब तो बाकायदा शरद पवार जी को भी समन आ गया है, ईडी की पूछताछ में शामिल होने का उनको भेज दिया है नोट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये जा रहा है कि जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार करा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई कहाँ है सर? हेमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ, जो शारदा घोटाले में थे और चिटफंड घोटाले में आरोपी थे, जो उसके बाद उसमें उनकी जो पत्नी है वो उसमें सब्सिडी घोटाले की आरोपी हैं। कहाँ है वो? क्योंकि उन्होंने 2015 के बाद से बाकायदा, आप सब लोगों ने देखा होगा, आप तो मीडिया में हो, आप तो अवेयर होंगे, जब इनसे गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल पूछा गया था कि हेमंत बिस्वा भ्रष्टाचारी हैं या नहीं। अरे भाई छोड़ो ना भैया, ऐसी बातें नहीं करते। नहीं सर, आप बताइए कि वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं। अरे छोड़ो भैया, ऐसी बात नहीं करते। तो बात ही खत्म कर दी उन्होंने। वही जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी के साथ थे तो वो बहुत बड़े आरोपी थे, घोटालों के आरोपी थे, हर तरह से उनके ऊपर घोटाले के आरोप थे लगातार। जिस दिन उन्होंने दामन छोड़ा उसका तृणमूल कांग्रेस का और वह बीजेपी में आए, उनको वहाँ का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करा गया और उनकी सारी फाइलें बंद हो गई। उसके बाद आते हैं छगन भुजबल, उसके बाद आते हैं नारायण राणे, उसके बाद आते हैं आपके क्या नाम है, सबसे बड़े उदाहरण आज के सबको याद है अजीत पवार का, तो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। तो अभी आरोप कहाँ चले गए? अब कहाँ चले गए यार? तो कहना क्या चाह रहा है कि जो बीजेपी में शामिल हो जाए उनके सारे पाप धुल सारे जाते हैं। पास है, पूरा पास है। यही बात है, हकीकत है कि अगर बीजेपी में आ जाओ तो आपके ऊपर कोई टच नहीं करेगा। फाइनल है। तो आपको सारी एजेंसियां परेशान करेंगी, उनकी एजेंसियों को बीजेपी में जाओ, अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी का जो है एक देखा होगा क्लिप जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और करीब पूरे देश के लोग जानते हैं कि आलू से सोना वाला। जी बहुत पुरानी बात हो चुकी है। उसकी क्या सच्चाई है? थोड़ा सच्चाई 2013 में मोदी जी का भाषण था गुजरात में। गुजरात के जो आलू किसान थे वो लगातार परेशान थे, पेप्सी वालों के साथ उनकी परेशानी चल रही थी। पेप्सी को जो है उनके आलू अपने दाम पे नहीं खरीद रहा था। ये 2013 की बात है। तब उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोला था कि आज आलू के किसान इतने परेशान हो गए तो मैं इनके लिए ऐसा काम करूंगा, इनके लिए ऐसे तैयार कर दूंगा सिस्टम कि ये आलू के किसान आलू नहीं बेचेंगे, ये वास्तव में उनका आलू सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ऐसा करूंगा कि उनके लिए ऐसी मशीन तैयार हो जाएगी आलू के किसानों के लिए कि मैं वो इधर से सोना डालेंगे और उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। उसी चीज़ को 2017 में जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने कोट करा तो पहले की सारी चीज़ हटा दी गई, बाद की सारी चीज़ हटा दी गई। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को बोल रहे थे कि मोदी जी ने ये भाषण दिया था, वो क्लिप हटा दी कि मैं इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। वो 7 सेकंड की क्लिप जो है वो काट पीट के लगातार वायरल कर दी और उसके बाद वो खंडन होते रहे
किसी चैनल ने करा, किसी ने नहीं करा, किसी ने करा, किसी ने नहीं करा, वो अल्टीमेटली लोगों के दिमाग में बैठ गए। लेकिन आज बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं आपकी तरह से जो जिज्ञासु हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने देखा कि वास्तव में सच्चाई क्या थी, तो वो इस बात से सहमत हो चुके हैं वास्तव में गलत क्या कौन था। अच्छा, लोग मान भी लिए कि राहुल गांधी ने ये भाषण दिया था, ऐसी बात देखिए कही थी। इस मामले में मैं साफ कहता हूँ, लोग अगर इस बात से बुरा माने तो मान जाएं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के थे जज मार्कंडेय काटजू जी, उन्होंने एक बार बोला था कि हमारे देश की 95% जनता मूर्ख है, इसे आप किसी भी बात पे मूर्ख बना सकते हो। तो ये बात उन्होंने उन लोगों ने साबित कर दी। किसी ने बयान की गहराई में नहीं जाके देखा कि वास्तव में बोला क्या था, क्या नहीं बोला था। लोगों के पास वो क्लिप धड़ा व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे रील फॉरवर्ड होते ही लोग देखते गए, मजे लेते गए, लोग देखते गए, मजे लेते। किसी ने जानने की जरूरत महसूस नहीं करी। शुरू में मुझे भी नहीं पता था, फिर मुझे लगा कि यार इतना पढ़ा लिखा आदमी हो के, इतना समझदार आदमी हो के वो ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। तब थोड़ी सी मैंने उसकी गहराई निकाली तो पता चला कि वास्तव में वो था क्या असल में, ये बयान किसका था और वो उस बयान को कोट कर रहे थे। अगर मैं आज कहूँ कि हाँ जी हाँ हमारा भारत देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन भुखमरी में आप मेरी क्लिप काट के दिखा दोगे भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन भुखमरी में अगर आप काट दोगे तो क्या कहेंगे। बीबी शर्मा जी ने तो यार बोली थी कि भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है, ये झूठ कैसे बोल सकते हैं। लेकिन मेरी पूरी बात नहीं सुनी ना किसी ने। मैं कहूँ कि आज हमारा भुखमरी सूचकांक में भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। आपने भुखमरी हटा दिया, सूचकांक में बहुत तरक्की कर ली है। सूचकांक काम हो जाए 111 से, आप एडिट करके क्लिप करके एडिट करके कहीं भी चला दीजिए, लोग तो विश्वास करेंगे। लेकिन सर बात ठीक है, लेकिन अभी जो 24 का जो चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो अब लोगों के अंदर क्या इसको लेकर के मतलब क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए राम मंदिर, आप एक ब्राह्मण हैं, शर्मा जी हैं, तो आपके मोहल्ले में लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट करेंगे। देखिए जी, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का फैसला आने पर खुशी मनाई, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे खुशी मनाई, दीपक भी जलाए और हमने उस दिन पूजा पाठ भी करी, सब काम करा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ध्येय एक ही है कि इस मुद्दे पर वोट नहीं जाएगा। और रही बात बाकी लोगों की, तो पहले से पहले सपोज आप मान के चलो एक छोटा सा उदाहरण, ये 4 लोग राम मंदिर लगाने की आस में बैठे हुए हैं कि हमारा राम मंदिर बनेगा तो इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। अब वो राम मंदिर बन गया, पर ये वोट तो 4 ही रहेंगे। ये जब तक नहीं बना था तब भी दे रहे थे, अब बन गया तब भी देंगे। अब आप इन्हें ज्ञानवापी भी दे दोगे, ये उसी आस में बैठेंगे हमारे ज्ञानवापी भी हमें मिलेगी। लेकिन ये 4 लोग उसी बात पे वोट देंगे। मैं फिर भी वोट नहीं दूंगा, ज्ञानवापी के नाम पे भी नहीं दूंगा। मथुरा है श्री कृष्ण जन्म स्थान, मैं उसके नाम पे भी वोट नहीं दूंगा। तो मेरे जैसे लोग फिर भी वोट नहीं देने वाले। वोट नहीं देंगे आप? भाई साहब, धर्म और राजनीति दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। धर्म और राजनीति और शासन को आपस में घालमेल करके किसी भी किस्म से नहीं चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। धर्म की आज़ादी सबको, अनुच्छेद 25 में धार्मिक आज़ादी सबको मिली हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने धार्मिक आज़ादी सबको दी हुई है अनुच्छेद 25 में। अपना अपना धर्म मानने के हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो धर्म के नाम पे आगे बढ़ावा दे, धार्मिक गतिविधियों को सरकार बढ़ावा दे। आपका ट्रस्ट है, आपका बोर्ड है, आप आराम से जाओ अपना काम करो। जैन मंदिर है, जैन जितने जैनी आप चाहें आप इन्हें सोने से मढ़वा दीजिए, चांदी से मढ़वा दीजिए, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार का काम नहीं है कि सरकार पैसा दे के मैं जैन मंदिर को सोने से मढ़वाएंगे, ये सरकार का काम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी का इमेज जो है सुधरा है? पूरी तरह सुधरी हुई है। देखिए अभी जो हमारे जो नया यात्रा कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर? जनता, आपने पीछे भी देखा होगा, पीछे 4 राज्यों के चुनाव हुए थे। हालांकि वो जैसे भी ईवीएम की हेराफेरी में, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी जीती, 1 में अकेली कांग्रेस जीती है। लेकिन आपने वोट परसेंटेज देखा होगा तो चारों का अगर हम निकाले जाएँ, 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिले थे और बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले। 9 लाख वोट फिर भी फालतू थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस का कोई बिल्कुल, लोग कहते हैं सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस खत्म होगी, अभी भी ऐसा नहीं है। 2019 के इलेक्शन में 93 वोटर करोड़ जो थे रजिस्टर्ड थे, जिनमें से करीब 66 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। वो 66 करोड़ में से जो बीजेपी को वोट मिले थे वो 23 करोड़ 70 लाख वोट थे, और कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो करीब 21 करोड़ थे। मात्र 2 करोड़ वोट कम थे। लेकिन कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 7000, कहीं 10,000 के वोटों की वजह से, जीतने की वजह से बीजेपी सत्ता में आ गई थी। वोट परसेंटेज कांग्रेस का बिल्कुल कम नहीं हुआ। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार से युवा है, तो तेजस्वी यादव का जो अभी 17 महीना रहा है उनके कार्यकाल का, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव के अंदर वो काबिलियत है कि वो बिहार को बदल सकते हैं? बदल दिया उन्होंने। यूपी के लोग पहुंचे हैं वहाँ पे। यूपी जो पूर्वांचल है, जहाँ के बिहार बॉर्डर जुड़ता है, वहाँ से सारे लोग नौकरियाँ लेने पहुंचे। और वहाँ कितने लोगों का बाकायदा इंटरव्यू है। यहाँ जी बाकायदा कितने लोगों का इंटरव्यू कि ठीक है जी मुझे नौकरी मिली, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं यूपी में हूँ अभी तक। यहाँ यूपी में तो मुझे राम मंदिर मिला है, लेकिन नौकरी मुझे बिहार में ही मिली है। जाहिर बात है, उन्होंने वादा करा था हम 10 लाख नौकरी देंगे, और नीतीश जी ने ये बात बोली थी, अरे भाई 10 लाख नौकरी दोगे तो पैसा कहाँ से लाओगे। लेकिन 2.25 लाख 2.5 लाख नौकरी उन्होंने दे दी ना, पैसा भी आया, नौकरी भी मिली, और वही सर्कुलेट होता है। पैसा कहीं से आता नहीं है। मेरी जेब से आपकी जेब में जाएगा, आपकी जेब से इनकी जेब में जाएगा, इनकी जेब से इनकी जेब में जाएगा। पैसे का रोटेशन घूमता है, पैसा अपने आप नहीं घूमता, हम लोग घुमाते हैं।
आज मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं कम खर्चूंगा, कल को मुझे नौकरी मिल जाती है, मेरे पास 40,000 रुपये महीने की तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं जैकेट भी खरीदूंगा, मैं शूज़ भी खरीदूंगा, मैं किसी दुकानदार को जाके पैसा दे रहा हूँ लेकिन ना। सर सवाल है कि नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मर जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। एक आदमी होता है जिसकी ज़बान की वैल्यू होती है, हाँ। और एक आदमी होता है कि जिसकी ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है। बात अब बहुत बड़ा मुख्यमंत्री हैं, मैं ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, दोनों के दोनों जिसे कहते हैं ना थूक के चाटने वाले, दोनों के दोनों वो है। अच्छा, अब ये क्या नाम है जो बजट पेश हुआ अंतिम किस्त का, इससे आप कितना सहमत हैं? देश लॉलीपॉप हित के मिली लिए है, लॉलीपॉप मिल गई है। फिलहाल तो ऐसा उन्होंने कोई नई घोषणा नहीं करी है, पुराना जो दिया था फिलहाल 1-1.5 महीने के लिए लॉलीपॉप मुंह में डाल दिया गया। अच्छा, चूसे जाओ। ये तो बजट अंतरिम मोदी जी है। के लिए आखिरी बजट है, ये फिर से? मैं तो चाहता हूँ ये आखिरी बजट हो बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे में हैसियत नहीं है। आज ही मैं इस बारे में पढ़ रहा था कि रुपया आता कहाँ से, रुपया जाता कहाँ है। उसमें सबसे बड़ा निकल के सामने आया कि रुपया जो है 1 रुपये में से 28 पैसे जो हैं वो हम उधार लेते हैं। 1 रुपये को पूरा करने के लिए 28 पैसा तो हम उधार लेते हैं, और उसके बाद जब खर्च करने का टाइम आता है उस 28 पैसे में हम 20 पैसे तो ब्याज में और कर्जे चुकाने में वापस लौटा देते हैं। क्या कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी भाई? 25% 20% हम 1 रुपये में से अगर उधार ले रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ी 3.25 लाख करोड़ की, 350 लाख करोड़ की होगी, और हमारा कर्ज कितना हो गया साहब आज? 205 लाख करोड़। कर्जा ले लेके जीडीपी बढ़ाना मेरी नज़र में तो कोई अकलमंदी नहीं है साहब। हो सकता है मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, मुझे ये बात समझ में ना आती हो, बाकी लोगों को आती हो, लेकिन मुझे तो नहीं समझ में आता कि कर्जा ले लेके मैं अपना घर भरूँ और उसके बाद कर्जा चुकाऊंगा कैसे मैं? 205 लाख करोड़ का कर्जा कोई मजाक नहीं होता। हर एक व्यक्ति पे जो यहाँ पे खड़ा हुआ 140 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर 1.5 लाख से ऊपर का कर्जा हो चुका है, लेकिन वो सोचते कह रहे हैं क्या है हमारा, क्या है होगा जिसके ऊपर होगा 1.5 लाख हमने थोड़ी देना है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आज जो 5 रुपये का बिस्कुट का पैकेट उन्हें मिल रहा है, कल को आपसे उसी के 6 रुपये वसूले जाएंगे, आपसे 8 रुपये वसूले जाएंगे, तब आप 1-1 रुपये 2-2 रुपये 3-3 रुपये करके आप इसी कर्जे को चुकाओगे। लेकिन लोग जो तो- पेट्रोल आज 100 रुपये का है वही पेट्रोल जब 150 का होगा आप कहोगे हमें क्या यार महंगाई बढ़ गई, हम कौन सा कर्जा चुका रहे हैं? उस 100 रुपये के पेट्रोल के लिए आपसे 150 वसूले जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हालात क्या हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, हाँ जी। तो लोग कह रहे हैं तनख्वाह भी बढ़ा है। बिल्कुल कह रहे हैं, 7वां पे कमीशन अभी तक तो लागू नहीं हुआ सर, तनख्वाह कहाँ से बढ़ गई? ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जितने सारे खड़े हैं, मैं चलो मेरी तो बात छोड़ो, आप सैकड़ों यहाँ पे लोग आएंगे, अभी आप किसी से पूछ लेना भाई तेरी तनख्वाह कितनी बढ़ी, तेरे हालात क्या हैं? किसी की 15,000 थी बढ़ के 20,000 हो गई, लेकिन खर्चा 22,000 पहुँच गया उसका। खर्चा 22,000 और ना कारण है ना। हाँ तो बताइए। पहले तो मोबाइल नहीं था, अच्छा। अब तो 4-5 मोबाइल चल रहा है हर घर में। एक मोबाइल का लगभग 10,000 पड़ता है, तो 5 मोबाइल के कितना हो गया? लगभग 50,000 50,000 एक्स्ट्रा हो गया। अब 5 मोबाइल का पर रिचार्ज कितना होता है? 250 रुपये। 250 रुपये रख लीजिए। पे मतलब 1250 रुपया पर पर मंथ ये खर्च होता है। तो ये गरीबी बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए। जवाब दीजिए सर इसका। तो मतलब इनका कहने का है सुविधाएं हमारे को जो मिल रही हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी सीधी सी चाहिए। बात है। अब अगर 5 मोबाइल मिले, एक तरफ हम बात करते हैं हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया नंबर 1 हो रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, असेंबलिंग में है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हमने झंडे गाड़ दिए, डिजिटल इंडिया तैयार कर दिया। तीसरी बात, इनकी बात सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। डिजिटल इंडिया हमने तैयार कर दिया, हर आदमी अपना स्कैन करता है और पेमेंट कर देता है। तो अगर उसमें आप डिजिटल इंडिया को तैयार करो तो फिर आपको मोबाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप उससे कहाँ बचोगे? आपके खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपकी सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं बढ़ा ना। सरकार ने आपके खर्चे तो बहुत बढ़ा दिए। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम अभी सबके सामने आया है, पेटीएम का। 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी करी थी, इमीडिएट तैयार कर दिया, बड़े फुल पेज के विज्ञापन आ गए थे, कैशलेस इकोनॉमी छोड़ो, कैश देना लेन देन छोड़ो, पेटीएम यूज़ करो, पेटीएम यूज। आज सारे के सबके पेटीएम के खाते बंद वही पड़े नारा था, एटीएम छोड़ो पेटीएम करो। बंद पड़े हैं ना, क्या चल रहा है? बंद पड़े हैं, बंद पड़े। क्योंकि पहला नंबर बात ये तो आप कहें सही बात है। मेन चीज़ ये है क्योंकि जो गरीब है उनको तो मोबाइल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, पेटीएम आप फोन पे क्यों चलाएंगे? ठीक कह रहे हैं आप, जो गरीब है वो उसके। अच्छा, हाँ। ये चीज बताइए, आपको लग रहा है मोदी राज में महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो हमको नहीं लग रही है महंगाई बढ़ी है, क्योंकि खुद अपना महंगाई बढ़ा रहे हैं गरीबों लोग। क्योंकि पहला ना बात, जब ये सिलेंडर जो चालू किया गैस फ्री में बांटने के लिए, तो गैस सबने लिया। अगर गरीब है तो 1200 की गैस तो नहीं, एक ले लिया रख देगा ना, आराम से जरना पर जलाएगा, खाना बना सकता है। मेरे भाई चाहते हैं कि मतलब लकड़ी पे खाना बनाए। हाँ, लकड़ी पर खाना बने, गरीब है लकड़ी पे खाना बनाइए। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, ये अपनी सरकार की जिसकी बड़ाई कर रहे हैं उसकी बोल खुद ही खोल रहे हैं। एक तरफ उज्ज्वला गैस योजना का प्रचार करा जाता है जबरदस्त तरीके से, हमने पूरे देश में 4 करोड़ सिलेंडर बांट दिए, अब तो उनकी गिनती बढ़ा के 10 करोड़ सिलेंडर कर दी गई है। दूसरी तरफ सिलेंडर आपने कर दिया 1200 रुपये का, जो उसे भरवा नहीं सकता, तो भाई साहब वहीं लकड़ी पे आ गए।
तो फिर दूसरी बात कहने के बीजेपी राज में काम अच्छा हो रहा है, महंगाई बढ़ी है, हमें अपना खर्चा करना। अरे तो भाई सारे खर्चे कम करो ना, लपेटो केले के पत्ते और चलो जंगलों में वापस, खोद खोद के खाओ कंदमूल और बात खत्म, छुट्टी खत्म करो फिर मामले को, छोड़ो ये जैकेट वैकेट सब पहन। देश जो है अभी ये 9 साल 9.5 साल में देश आगे गया है पीछे है? आगे गया है। कितना आगे गया, कहाँ गया है? कहाँ गया ये बताओ। कहाँ गया देश? ये तो नहीं था, लेकिन आगे गया है। कितना आगे गया है? 100% आगे गया है सर। इधर आइए। बताएंगे साहब, ये बताएंगे, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बताएंगे GDP के बारे में। आप उनसे पूछ रहे हो जिनके पास, जिनको ना जीडीपी के बारे में पता है, आप बता दीजिए जीडीपी के बारे में, जीएसटी के बारे में, जो भी आप बताएंगे। आप उनसे पूछ। इन्होंने कहा देश पे 105 लाख करोड़ का कर्जा है। भाई 205 करोड़ आप आगे जाके अमेरिका देख लो, अमेरिका जापान इनके पास ट्रिलियन का कर्जा है, फिर भी पता वो आज जो देखो, आप अपने पैसे से कभी बढ़ नहीं सकते हो आगे। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो दूसरों का पैसा ही लगता है। अभी जो बजट पास है उसमें जो इतने खर्चे लगेंगे ना, वो सारे क्या कहते हैं लोन से ही आता है, और लोन से ही आगे बढ़ता है इंसान। जितने अगर आप अमेरिका जाके देख लो, जापान देख लो, उनके पास तो करोड़ों का अरबों का खड़े वो है, कहते कर्ज है, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसका जवाब आप दीजिए। इन्होंने कहा कि अमेरिका पे जो है करोड़ों का कर्जा, फिर भी अमेरिका तरक्की कर रहा है। मैं सहमत हूँ। इनकी एक बड़ी पुरानी हमारी हिंदी में कहावत है, ऋण कृत्वा घृत पीवेत, मतलब कर्जा करो और घी पियो। ये उस वाली कैटेगरी है, कर्ज करे जाओ, घी पिए जाओ और मजे से सो जाओ, ताकि कर्जदार जब मांगने आए डंडा बजाए तो तुमने घी पी के अपनी शरीर मजबूत कर रखा होगा कि चलो भाई हमारे पे डंडों का असर नहीं होगा। रही बात अमेरिका की, भाई साहब अमेरिका अगर आज की डेट में अपनी गिनती की 3 कंपनियां हैं ना, उसकी एप्पल हो गई, उसकी गूगल हो गया और उसकी क्या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये मात्र 3 कंपनियों को अगर वो जोड़ ले तो तीनों कंपनियों से वो अपना 1 मिनट में कर्जा उतार देगा। रही बात अमेरिका की, अमेरिका के बैंक कितने दिवालिया हुए थे? अगर ये कर्जे की वजह से दिवालिया होते, जिनको बेल आउट पैकेज दिया गया था लगातार, कम से कम उस वक्त हमारे देश में 2007-8 में जब ये रिसेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एक भी बैंक हमारे यहाँ दिवालिया नहीं हुआ था। कर्ज करके और आगे बढ़ना भाई साहब, कहीं से किसी भी किस्म की कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो छोटा मोटा कर्ज हर कोई लेता है, लेकिन उस छोटे मोटे को जहाँ हमारी 67 सालों की सरकार ने लगातार 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ 56 लाख करोड़ कर्जा था, आज वो 9 सालों में ही बढ़ के लगातार 150 लाख करोड़ और बढ़ गया। और जिसका आपको कहीं कुछ नजर नहीं आएगा कि ये 150 लाख करोड़ भाई साहब गया कहाँ। आप कहते हो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया, रोड पे लगा दिया। आप रोड बनाते इमीडिएट उस पर टोल टैक्स लगा देते हो। मुंबई सीलिंग हाईवे बना अभी जो टोल टैक्स वाला 12,500 रुपये आने